हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 परमाणु की संरचना का चौथा पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, आज हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, इससे पहले जो है मैं अपने चैनल पे 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैंने पढ़ाया कि परमाणु की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। जिसका फुल डिटेल वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो पहले उसको पढ़ के आइए, उसके बाद जो है ये वीडियो देखिए। अगर देख चुके हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए वर्तमान समय में हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है परमाणु का तीसरा मूल कण है। ठीक है, और इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। पहले बात कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज हुई कब। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज बहुत लेट हुई, ठीक है ना, 1932 में। क्लियर, न्यूट्रॉन की खोज बहुत ही लेटर ऑन हुई 1932 में। ठीक है, 1932 में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज बहुत पहले हो गई थी। उसके बाद परमाणु मॉडल भी दिए जा चुके थे। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, उसके बाद नील्स बोर ने दिया, उसके बाद समरफील्ड ने दिया। ठीक है, ये सब परमाणु मॉडल आ चुके थे, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, यानी कि इन सब साइंटिस्टों ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें न्यूट्रॉन का जिक्र हुआ ही नहीं था। न्यूट्रॉन की खोज बहुत लेट हुई थी। ठीक है, तो अगर मैं टाइम लाइन के अनुसार पढ़ाऊं, ठीक है, यानी कि ईयर वाइज पढ़ाऊं कि कैसे कैसे खोजें होती गई, तो न्यूट्रॉन का खोज तो हमको बहुत लेट पढ़ाना चाहिए। पहले हमको पढ़ाना चाहिए कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सारे परमाणु मॉडल पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा कि अरे बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, चूंकि हम पढ़ रहे हैं मूल कणों की खोज, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज पढ़ चुके हैं। तो इसी क्रम में अगर हम न्यूट्रॉन की खोज भी पढ़ लें तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अच्छा न्यूट्रॉन की खोज भी कैसे हुई थी। ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, इसीलिए हम न्यूट्रॉन की खोज पढ़ाने जा रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज बहुत लेट हुई थी। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक। क्लियर, तो देखिए रदरफोर्ड ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया था तभी उनको डाउट तो हो गया था कि परमाणु में कोई ना कोई और पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा कोई ना कोई एक और जो है कण उसमें उपस्थित है। उनको डाउट हुआ था। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा उन्होंने बताया नहीं, लेकिन सभी वैज्ञानिकों को यह डाउट होने लगा जब द्रव्यमान संख्या की खोज हुई, यानी एटॉमिक मास जब ज्ञात किया गया तत्वों का, तभी से यह डाउट शुरू हुआ। क्लियर, देखिए कैसे, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। क्लियर, तो हाइड्रोजन में होता क्या है आप जानते हैं वर्तमान समय में कि हाइड्रोजन में जो है एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो रिलेटिव मास होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है। और आपने अगर जो है मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना कम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग निग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जब हम रिलेटिव मास निकालते हैं, यानी एएमयू में जब मास निकालते हैं किसी भी हम लोग एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, तो उसमें जो है हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत क्या होता है, कम होता है। इसीलिए आप लोग जानते होंगे, 9-10 से पढ़े होंगे कि जब भी द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है, मास नंबर, तो क्या करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं इंक्लूड करते, नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये तो रही बात। अब देखिए, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसका मास हो गया 1। साइंटिस्टों ने कहा ठीक है भाई। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, यानी प्रोटॉन कितने होंगे, 2। लेकिन जब इसका एटॉमिक मास देखा गया तो ये मिल गया 4। ठीक है, लिथियम में जो है 3 होते हैं प्रोटॉन। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 3। लेकिन इसका जो हमारा द्रव्यमान संख्या मिलती है 7। तो देखिए, अगर
मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? प्रोटॉन के द्रव्यमान से। प्रोटॉन ही जो है एटॉमिक मास जो है क्रिएट करता है, यानी परमाणु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा कौन क्रिएट करेगा? प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। तो यहां देखिए, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो इसका जो है हमारा एटॉमिक मास आया, परमाणु का द्रव्यमान कितना आया? 1। ठीक है, यहां पे 2 है, प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। कितनी होनी चाहिए? 2। लेकिन यहां कितनी है? 4। ठीक है, तो यहां से डाउट शुरू हुआ कि क्या हीलियम में कोई और कण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई द्रव्यमान है नहीं। ठीक है, और प्रोटॉन 2 है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान भी कितना होना चाहिए? 2। लेकिन यहां कितना मिल रहा है? 4। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई और कण है। वैसे लिथियम में देखिए, लिथियम में प्रोटॉन कितने हैं? 3। तो इसका द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास कितनी होनी चाहिए? 3 यूनिट होनी चाहिए। लेकिन यहां कितना मिल रहा है? 7। और ऐसे जितने भी तत्व देखेंगे आप, उसमें सेम चीज मिल रही है। तब जो है साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को यह डाउट होने लगा कि यह तो बात पक्की है कि परमाणु में कोई ना कोई और पार्टिकल है, और जो भारी है, प्रोटॉन जितना ही भारी है। ठीक है, क्योंकि वो जो है द्रव्यमान को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन तो द्रव्यमान को नहीं बढ़ा रहा, लेकिन प्रोटॉन द्रव्यमान को बढ़ाता है। और जो तीसरा पार्टिकल है जिसकी अभी खोज नहीं हुई है, वो भी जो है भारी है। क्लियर? तो ये डाउट था साइंटिस्टों को। तो ये डाउट दूर किया किसने? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन की खोज की। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जेम्स चैडविक ने क्या किया। ठीक है, अच्छा, ये प्रयोग पढ़ना हम लोगों को। एक एक्सपेरिमेंट है जो जेम्स चैडविक ने किया, बहुत ही आसान जो है इसका एक्सपेरिमेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज की तरफ बहुत लंबा चौड़ा प्रैक्टिकल नहीं होगा, बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। लेकिन यहां पे एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल होते क्या है? तो देखिए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये जो है किरणें हैं जो रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलती हैं। तो देखिए, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः विघटित होते रहते हैं। विघटित यानी क्षय होते रहते हैं। ठीक है, निरंतर उसमें से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, घटता रहता है। ठीक है, इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? इनसे जो है कुछ ना कुछ पार्टिकल निकलते रहते हैं। तो इनसे 3 तरह के पार्टिकल निकलते हैं। पहला निकलता है अल्फा, दूसरा निकलता है बीटा, और तीसरा निकलता है गामा। ठीक है, अब इस पे ऊपर हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक अलग चैप्टर है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जो शायद 11th के सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, उसकी खोज कैसे हुई थी, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, उनकी तुलना करेंगे। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा होता क्या है और मेन अल्फा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमें तो अल्फा से ही काम है, क्योंकि इस प्रयोग में अल्फा पार्टिकल का यूज होगा। ठीक है, तो देखिए, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा जो होता है धनावेशित होता है, और इस पे 2 यूनिट का चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना आवेश होता है। इस पे धनावेश है और 2 धनावेश है, यानी प्रोटॉन के 2 गुना। बीटा ऋणावेशित होता है और 1 माइनस होता है, 1 यूनिट का ऋणावेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर जो है इस पे क्या होगा? आवेश होगा। और गामा जो होता है वो उदासीन होता है, यानी इस पर कोई भी जो है चार्ज या आवेश नहीं होता। इतना समझ गए? यानी अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित, गामा क्या हो गया? उदासीन हो गया। अल्फा पर जो है 2 धनावेश है, बीटा पर 1 ऋणावेश है, और गामा पर क्या है? उदासीन है। ठीक है, अब थोड़ा अल्फा को और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जब हम किसी समीकरण में अल्फा को दिखाएंगे तो ऐसे नहीं दिखाएंगे। रासायनिक समीकरण में अल्फा को हम ऐसे नहीं दिखाते हैं। अल्फा को दिखाते हैं ऐसे 2He4। ठीक है, यानी हीलियम। लेकिन ये हीलियम का परमाणु नहीं है, हीलियम का क्या है? नाभिक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हीलियम का नाभिक कुछ ऐसा होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और एक कक्षा होती है जिसमें 2 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हीलियम का हमारा परमाणु। ठीक है,
बात समझ रहे हैं ना। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हालांकि न्यूट्रॉन की खोज अभी हुई नहीं है, हम तो न्यूट्रॉन की खोज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वर्तमान समय में जानते हैं कि हाँ इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर न्यूट्रॉन की खोज तो अभी हुई नहीं। अरे भाई तो एक्सपेरिमेंट तो उस समय हुआ था, लेकिन अभी जानिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, अभी तो आप जानते हैं ना कि न्यूट्रॉन होता है। तो हीलियम के परमाणु में जो है 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम किसी कारणवश, ठीक है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, ठीक है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों क्या कर दे? त्याग दे, तो क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है कि अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ बैठे हो, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर एक साथ बैठे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अब देखिए इस पर कितना आवेश होगा। तो पहले तो हीलियम उदासीन था क्योंकि 2 प्रोटॉन थे और 2 क्या थे? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? उदासीन। लेकिन अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो है नहीं और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1 यूनिट का आवेश। और 2 प्रोटॉन है तो कितने हो जाएंगे? 2 यूनिट के, यानी अल्फा पे कितना आवेश हो जाएगा? 2 प्लस का। और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, आप जानते हैं वर्तमान समय में कि न्यूट्रॉन जो है कण है और वो क्या है? उदासीन है, यानी अल्फा पार्टिकल पे कितना आवेश हो जाएगा? 2 प्लस। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो कुल मिला के हीलियम का नाभिक क्या है? अल्फा पार्टिकल है। इसीलिए हम लोग जो है अल्फा को, सिंबल तो ये है अल्फा का, ठीक है, और उस पर डबल प्लस होता है, लेकिन जब इसे हम नोटेशन करते हैं, ठीक है ना, यानी जब प्रदर्शित करते हैं समीकरण में, तो ऐसे करते हैं 2He4। क्लियर? यानी कि हीलियम का नाभिक, आप बस दिमाग में इतना डाल लीजिए कि हीलियम का नाभिक जो होता है वो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। और यह भी बात दिमाग में डाल लीजिए कि कहीं पर अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन साथ रखे हैं तो इसे आप बोलेंगे ये है हमारा अल्फा पार्टिकल। कहीं भी अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ जा रहे हैं, एक साथ संयुक्त होकर कहीं जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? अल्फा कण। क्या बोलेंगे? अल्फा कण। ठीक है, तो इस पर आवेश क्या होगा? तो 2 प्रोटॉन है, यानी इस पर डबल क्या हो जाएगा? प्लस का आवेश हो जाएगा, 2 धनावेश हो जाएगा। 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो इसका मतलब अल्फा पे डबल प्लस का आवेश होता है, धनावेश होता है। कोई पूछे कि अल्फा की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, एटॉमिक मास कितना होता है, तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये रहा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अल्फा का मतलब हो गया 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, और बीटा का मतलब साफ तौर पे इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसमें एक जो है इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या है? एक ऋणावेश है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? और गामा पार्टिकल, ठीक है, तो गामा पार्टिकल नहीं है, गामा रेज है, गामा एक किरण है। ठीक है, इसमें क्या है? तो ये उदासीन होती है और इसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता, यानी कि ये जो गामा है इसे हम दिखाएंगे 0,0 कि न तो इसमें जो है कोई द्रव्यमान है और न तो इसमें क्या है? कोई आवेश है। तो ये हो गया हमारा गामा पार्टिकल। तो ये रहा अल्फा बीटा गामा। आपको मेनली अल्फा पे ध्यान देना है। ठीक है, इसे प्रदर्शित करेंगे 2He4 से। क्लियर? तो चलिए अब ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग अल्फा पार्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखिए, जेम्स चैडविक ने 1932 में, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, जिससे न्यूट्रॉन की कण की खोज हुई। तो देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया। तो इन्होंने जो है कुछ हल्के तत्व लिए जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, और उस पर अल्फा पार्टिकल की, अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बेरिलियम की एक सीट ले लेते हैं, बेरिलियम की क्या ले लें? सीट ले लें। ठीक है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही मोटी सीट ले ली, पतली सीट लेनी है। ठीक है,
तो ये रही बेरिलियम, और बेरिलियम के अलावा जो है ये लिथियम भी हो सकती है और बोरान भी हो सकती है। क्लियर। और इस पे जो है इन्होंने अल्फा कण की बमबारी की, ठीक है ना, यानी यहाँ पे एक ऐसा सोर्स रखा, ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स, जिससे कौन से कण निकल रहे थे, अल्फा कण। अल्फा कण जब बेरिलियम से टकराए, ठीक है, तो यहां से जो है कुछ किरणें निकली, ठीक है, यहां से क्या निकली, कुछ किरणें निकली। अब इन किरणों की प्रवृत्ति पता करने के लिए इन्होंने यहां पे एक जो है चार्ज डिटेक्टर रखा। क्या रखा, चार्ज डिटेक्टर, ठीक है। चार्ज डिटेक्टर होता क्या है, तो चार्ज डिटेक्टर जो है एक ऐसी युक्ति होती है जो बताती है कि ये जो किरण जा रही है, ये जो किरण हमारी जा रही है, ये किस प्रवृत्ति की है, यानी इस पर आवेश कितना है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी धनावेशित है या ऋणावेशित है, इसके बारे में बताती है। क्लियर। तो चार्ज डिटेक्टर में कुछ शो नहीं हुआ, यानी चार्ज डिटेक्टर का जो हमारी जो सुई है, कांटा है, वो कितने पर आ गया, 0 पे। यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो रे निकल रही है, ये जो किरणें निकल रही हैं, ये उदासीन प्रवृत्ति की है, इन पे कोई आवेश नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जेम्स चैडविक ने इन किरणों को जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा, ठीक है, यानी एक तरफ क्या रख दिया, पॉजिटिव, एक तरफ क्या रख दिया, निगेटिव, तब भी जो है ये किरणें अपने मार्ग से चली गई। इन किरणों में कोई भी जो है विचलन नहीं हुआ, ना तो ये पॉजिटिव की तरफ गई ना तो निगेटिव की तरफ गई, इनमें कोई भी विचलन नहीं हुआ। जैसे ही कैथोड किरणें जो थी वो किधर गई थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि वो ऋण कणों से मिलकर बनी थी, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो कैनाल किरणें थी वो किधर गई थी, निगेटिव की तरफ, क्योंकि वो धन कणों से मिलकर बनी थी। लेकिन जो ये किरणें हैं, ये जो है ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं ना निगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब कि इन कणों पर जो है कोई आवेश नहीं है। ये जो पार्टिकल हैं, ये जो किरणें हैं, ये उदासीन है, ना ये पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक ऐसे ही जब इनको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया, तब भी ये जो है विक्षेपित नहीं हुई, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में मैंने बताया था आप लोगों से कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, इसे बोलते हैं लॉरेंज बल। अब चूंकि ये जो है उदासीन है तो इस पे कोई आवेश ही नहीं है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करेगा तो बल लगेगा, ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें आवेश ही नहीं है, उदासीन है, इसीलिए कोई बल नहीं लगा, तो इन किरणों पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये सीधे निकल गई, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में ये किरणें जो है विचलित नहीं होती हैं, विक्षेपित नहीं होती हैं। इससे प्रूफ होता है कि ये जो है, ये जो किरणें निकल रही हैं जिन कणों से मिलकर बनी हैं, ये कण जो है क्या है, उदासीन प्रवृत्ति के हैं, इन पे कोई आवेश नहीं है। इसके अलावा जब यहां पर मैंने ये बताया इससे पहले कि जब यहां पर चार्ज डिटेक्टर रखा गया, ठीक है, चार्ज डिटेक्टर यानी आवेश का सूचकांक होता है, आवेश के बारे में बताता है, ठीक है, तो उसने में दिखाया कि ये 0 आवेशित है, यानी ये उदासीन है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ठीक है। तो यहां तक ये एक्सपेरिमेंट चला। तो अब जेम्स चैडविक को ये तो हो गया कि हां, हम जब बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल जो है जो हिट कर रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, तो यहां से कुछ जो है किरणें निकल रही हैं जो उदासीन प्रवृत्ति की है, ठीक है। अब यहां पे जेम्स चैडविक को थोड़ा सा डाउट ये हुआ, ठीक है, ऐसे तुरंत उन्होंने नहीं बता दिया कि ये जो है एक कण है, थोड़ा सा उनको डाउट हुआ कि कहीं ये जो किरणें निकल रही हैं ये सिर्फ ऊर्जा की किरणें तो नहीं है, जैसे कि गामा था, जो हमारी गामा रेस थी, वही मैंने बताया, ठीक है। गामा क्या होती है, तो गामा रे जो होती है उसका आवेश भी शून्य होता है और उसका जो है द्रव्यमान संख्या यानी मास भी क्या होता है, शून्य होता है। तो इनको डाउट हुआ कहीं है गामा रेस तो नहीं है, या फिर कोई और जो है रेज हो, ठीक है, कण ना हो, सिर्फ रेज हो जिसमें द्रव्यमान ना हो, ठीक है, ऐसा हो सकता था। तो इसको जो है दूर करने के लिए यहां पे उन्होंने एक और सीट रखी और जो बनी थी वैक्स की, पैराफिन वैक्स, ठीक है, यानी मोम की। क्लियर। यहां पे एक और सीट रख ली इन्होंने, ठीक है। तो अब देखिए,
अब फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, यही एक्सपेरिमेंट दोहराया गया। यहां से अल्फा किरणों को भेजा गया बेरिलियम की शीट पे, तो बेरिलियम की शीट से जो है कुछ अदृश्य किरणें निकली, ठीक है, और वो जो है अब जा रही हैं आगे, तो वहां पे रास्ते में चैडविक ने क्या रख दिया, तो वैक्स रख दिया, वैक्स की शीट रख दी, ठीक है। अब जब ये किरणें यहां पे टकराई तो यहां से निकला प्रोटॉन। क्या निकला? प्रोटॉन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है, ठीक है। प्रोटॉन कहां होता है? नाभिक में, जानते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होता है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। तो अगर ये जो पार्टिकल है, ये जो किरणें हैं, ये वैक्स से प्रोटॉन निकाल रही हैं, यानी नाभिक से क्या निकाल दे रही हैं? प्रोटॉन। इसका मतलब कि ये जो किरणें हैं इनका मोमेंटम बहुत हाई है, ठीक है ना, यानी ये उच्च संवेग वाली किरणें हैं, यानी इसमें द्रव्यमान तो है, ये गामा नहीं है, गामा में द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है। गामा प्रोटॉन को नहीं निकाल सकता। अब भाई प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम द्रव्यमान वाला है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है और प्रोटॉन नाभिक में है, और ये किरणें जो हैं, ये किरणें जिन कणों से मिलकर बनी है, वो कण जब इसको टक्कर मार रहे हैं तो प्रोटॉन को बाहर निकाल दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो किरणें हैं वो बहुत हैवी पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वो प्रोटॉन की तरह ही है, प्रोटॉन जितने ही भारी हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन के रिलेटिव मास है, यानी कि जितना प्रोटॉन का मास है उतना इसका मास होगा, तभी वो उसको निकाल पा रहा है टक्कर मार के, ठीक है। भाई अगर आपको कोई धक्का मार के आपकी सीट से उठाए तो क्या हल्का दुबला आदमी आपको उठा सकता है? नहीं। या तो आपकी जितना ताकतवर हो या आपसे ज्यादा ताकतवर होगा, तभी आपको सीट से जो उठा के फेंक देगा और खुद आपके यहां बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल, ये जो किरणें हैं, ये वैक्स से यानी कि मोम से अगर प्रोटॉन को बाहर निकाल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके अंदर द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। तो अब जो है जेम्स चैडविक को समझ में आ गया कि ये पार्टिकल है, कण है, कोई जो है ऊर्जा का विकिरण नहीं है, ऐसे गामा होता है, ठीक है। ये किसी ऊर्जा का विकिरण नहीं है, ये एक कण है, ठीक है ना। और इस कण का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो इस तरह जो है उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम की शीट पे जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी की गई तो उन्होंने पाया कि यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं, उसको जो उन्होंने विद्युत क्षेत्र से गुजारा, जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा, तो उसमें कोई भी विचलन नहीं हुआ, जिससे प्रूफ हुआ कि यह उदासीन है। जब उसको चार्ज डिटेक्टर से गुजारा गया तो चार्ज डिटेक्टर ने कुछ भी शो नहीं किया, इससे भी प्रूफ होता है कि यह क्या है? उदासीन है। जब उन्होंने वैक्स की शीट से गुजारा तो ये वैक्स से प्रोटॉन निकाल रहे थे, इसका मतलब ये है कि ये जो किरणें हैं वो जिस कणों से मिलकर बनी है वो हैवी हैं, उनका मास ज्यादा है, यानी कि ये जो किरणें हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी है, और उन कणों में द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। उसमें उच्च संवेग है। संवेग पता है ना, संवेग P = m/v। थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ते रहो, ठीक है, क्लियर। तो मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का टीचर हूं, तो इसीलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कवर कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्लियर। तो ये रहा बात, तो ये रहा हमारे जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट, क्लियर। और इन जो है कणों को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन, क्लियर। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ था। तो जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में क्या किया, तो बेरिलियम की एक शीट पर अल्फा कणों की क्या की? बमबारी की। तो उन्होंने पाया कि यहां से कुछ अदृश्य किरणें निकाल रही हैं। उन अदृश्य किरणों को जब चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया तो कोई विचलन नहीं दिखाई। चार्ज डिटेक्टर से जब गुजारा गया तो कोई विचलन शो नहीं हुआ, जिससे पता चला जेम्स चैडविक को कि ये जो किरणें हैं वो विद्युत रूप से क्या है? उदासीन है। उसके बाद जब इसे वैक्स के जो है शीट से गुजारा गया, मोम की जो है पतले चादर से गुजारा गया, तो ये मोम की पतली चादर से प्रोटॉन को निकाल दे रही थी, जिससे पता चला कि ये जो किरणें जिन कणों से मिलकर बनी है वो उसमें द्रव्यमान है, वो हैवी है, और उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या है? बराबर है। बात समझ में आ गई। तो ये रहा हमारा न्यूट्रॉन का खोज। अच्छा, यहां पे एक बात और भी है कि यहां पे एक ही एक्सपेरिमेंट से, जेम्स चैडविक के एक ही एक्सपेरिमेंट से सभी खोजें हो गई। न्यूट्रॉन की खोज तो हो गई, ठीक है, इसी पार्टिकल को उन्होंने बोला न्यूट्रॉन, और साथ में न्यूट्रॉन का आवेश भी ज्ञात हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसी और ने ज्ञात किया था, मिल्कन ने अलग एक्सपेरिमेंट किया था।
लेकिन यहां क्या है, इसी एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन कण की खोज हुई, ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि ये उदासीन है, यानी इसका जो आवेश होगा वो कितना होगा, 0 होगा। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होगा, 0, क्योंकि ये जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो रही है, ठीक है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं है, तो आवेश कितना हो गया, 0, ठीक है। अब जब मोम के जो है ये पतली चादर से गुजारा गया तो ये क्या निकाल दिया, प्रोटॉन। क्या निकाल दिया, प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग लगभग क्या है, बराबर है, तभी ये प्रोटॉन को निकाल पा रहा है। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन वो अप्रोक्सीमेट बराबर है, लगभग बराबर किसके है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो एक ही एक्सपेरिमेंट से सारे खोज हो गए, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन के आवेश की खोज और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की खोज, यानी गणना, न्यूट्रॉन के आवेश की गणना और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की गणना, ठीक है। तो ये जो है बहुत हाई लेवल का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट जो जेम्स चैडविक ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज की थी, क्लियर। अब अगर एग्जाम में इसको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि जेम्स चैडविक ने जो न्यूट्रॉन की खोज की उसको एग्जाम में यानी कि रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए चैडविक ने किया क्या था, तो बेरिलियम की सीट ली थी, ठीक है। तो हम लोग बेरिलियम को लिख रहे हैं, बेरिलियम का एक परमाणु है, तो बेरिलियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, ठीक है। हाइड्रोजन, इथियम, लिथियम, बेरिलियम, परमाणु क्रमांक कितना होगा, 4, और द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 9, ठीक है, क्लियर। 9th में इतना तो पढ़ के आए होंगे ना, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए तो ठीक रहेगा, कम से कम आपको बेसिक चीजें तो आनी चाहिए, ठीक है। और नहीं भी आएगी तो ये सब आगे फिर से पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए आप समझ लीजिए कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक हो गया 4, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या हो गई 9, ठीक है। इस पर अल्फा पार्टिकल से जो है बमबारी की गई, तो मैंने बताया ही था कि अल्फा पार्टिकल को सिंबल तो अल्फा होता है, ठीक है, इस पे 2+ होता है, लेकिन जब इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2He4, क्योंकि हीलियम का जो परमाणु होता है वही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन होता है और 2 क्या होता है, न्यूट्रॉन, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, अल्फा। तो देखिए यहां लिख देंगे 2He4, क्लियर। तो देखिए जब बेरिलियम पर अल्फा कणों को जो है बमबारी की गई तो यहां पे बना हमारा कार्बन, ठीक है, और यहां पर मिल गया हमें एक उदासीन कण जिसको बोला गया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या कि बेरिलियम के परमाणु पर जब हीलियम के नाभिक अर्थात अल्फा कण से बमबारी की गई तो हमें प्राप्त हुआ कार्बन और साथ में एक उदासीन कण की प्राप्ति हुई, ठीक है, जो द्रव्यमान में लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या था, बराबर था, जिसको चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए यहां पे हुआ क्या, तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और यहां पे बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन जुड़ के यहां कितने हो गए, 6 प्रोटॉन, ठीक है, कितने हो गए, 6 प्रोटॉन, यानी परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, ठीक है। ऊपर देखिए तो ऊपर जो है हमारा टोटल इधर जो है द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो 9, 4, 13, ठीक है। तो कार्बन का तो यहां 12 हो गया, 1 बच गया, तो ये चला गया न्यूट्रॉन के पास, ठीक है। तो ये हमारा जो है रासायनिक समीकरण संतुलित भी है, क्लियर। ये रासायनिक समीकरण तो नहीं है, इसे नाभिकीय समीकरण कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाभिकीय परिवर्तन हो रहा है, आप इसे पढ़ेंगे आके कि इसे ही बोलते हैं कृत्रिम तत्वांतरण, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने बेरिलियम पे जब अल्फा कण की बमबारी की तो बेरिलियम किसमें बदल गया, कार्बन में, ठीक है। तो ये तो न्यूट्रॉन की खोज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ यहां से न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है, लेकिन आगे के सिलेबस में जब हम पढ़ेंगे कि कैसे कृत्रिम रूप से एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला जाता है, तो यही तरीका है, ठीक है। उस पे जो है अल्फा बीटा अलग अलग किरणों को जो है भेजा जाता है, तो वो तत्व दूसरे तत्व में क्या आता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूट्रॉन का और न्यूट्रॉन की खोज जिसको जेम्स चैडविक ने परफॉर्म किया। तो इसका जो है उपकरण यानी उपकरणीय रूप में यानी एक्सपेरिमेंट रूप में तो पहले देख ही चुके थे, ये है इसका समीकरण में रूप,
ठीक है ना, यानी ये इक्वेशन फॉर्म है। इक्वेशन इसको ऐसे दिखाएंगे कि बेरिलियम पे जब हीलियम जो है नाभिक यानी कि अल्फा कणों से बमबारी की गई तो बना कार्बन और क्या बन गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो रहा हमारा न्यूट्रॉन का खोज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूट्रॉन की खोज को प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक है, समीकरण के रूप में। क्लियर। अब बात यह है कि जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की गई तो न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एक प्रयोग द्वारा न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ तो क्या न्यूट्रॉन को मूल कण मान लिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा कई एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, जैसे कि बोरान ले लेते हैं यहीं पे। तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5 और द्रव्यमान संख्या होती है 11। उस पर भी जब अल्फा कण की बमबारी की गई यानी 2He4 की, तो फिर वही चीज हुई। यहां पे प्राप्त हुआ हमें नाइट्रोजन और फिर से हमें एक उदासीन कण की प्राप्ति हुई जिसका जो है द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान में क्या था, बराबर था, अर्थात न्यूट्रॉन की प्राप्ति हुई। ठीक है, देखिए यहां पे क्या हुआ, तो परमाणु क्रमांक 5 है और 2 है, तो 5 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, यहाँ पे 11 और 4 15, तो इधर है 14 और 1 15। ठीक है, तो यानी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है नाइट्रोजन। क्या प्राप्त हो रहा है, नाइट्रोजन। क्लियर। तो ये भी जो है कृत्रिम तत्वांतरण का एक तरीका है। क्लियर। तो आप देखिए हुआ क्या कि जब हमने बोरान, बेरिलियम, ठीक है, इसके अलावा लिथियम यानी कि जो है कई तत्वों पे जब अल्फा कणों की बमबारी की गई तो हमेशा जो है एक उदासीन कण प्राप्त हुआ यानी कि न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। बार बार न्यूट्रॉन मिल रहा था। तो ये पुष्टि हो गई कि हाँ, न्यूट्रॉन भी जो है वो परमाणु का क्या है, मूल कण है, वो सभी परमाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हुई न्यूट्रॉन की खोज और न्यूट्रॉन को मान लिया गया मूल कण। ठीक है, यहां पे एक अपवाद है, आगे बताऊंगा। खैर कोई बहुत बड़ा अपवाद नहीं है। अपवाद यह है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मूल कण है जो सभी तत्वों में पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन मूल कण है, सभी तत्वों में पाया जाएगा, लेकिन एक को छोड़ के वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये रही न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल को जो है बमबारी की तो उन्होंने जो है क्या प्राप्त हुआ, एक उदासीन कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या था, बराबर था। उसको नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह हुई न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, न्यूट्रॉन एक मूल कण है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन से जुड़े हुए कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो बिल्कुल सिंपल सी है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो ये है जेम्स चैडविक। ठीक है, इसमें जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक साइंटिस्ट ने सभी काम किया, तो जेम्स चैडविक को ही जो है खोजकर्ता बोला जाएगा। नामकरण भी जेम्स चैडविक ने किया, इसका आवेश भी इन्होंने ज्ञात किया, द्रव्यमान भी इन्होंने ज्ञात किया, यानी सब कुछ काम जेम्स चैडविक ने किया। किसी और के सहारे की इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि आवेश की। तो आवेश कितना होता है, तो इसका शून्य होता है, यानी कि ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। तो देखिए न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, अर्थात ये क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर। और अर्थात ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान तो हम लोगों ने देखा ही कि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। और आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इसका आवेश शून्य है, अतः ये ना तो विद्युत क्षेत्र में ना तो चुंबकीय क्षेत्र में इसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपनी जो है पूर्ववत गति यानी जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलेगा। इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा क्योंकि इसमें आवेश नहीं है। ठीक है, अगली बात करते हैं द्रव्यमान की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो अगर किलोग्राम में बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये होगा 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो वो होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग में क्या है, बराबर है। बहुत ही माइनर सा अंतर है, बहुत ही माइनर सा अंतर है। ठीक है, बहुत कम अंतर है। क्लियर। यहां पर देख रहे हैं 1.6725, यहां 1.6750, यानी थोड़ा सा अंतर है। क्लियर, जो निग्लिजिबल है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन भारी है, तो भारी तो न्यूट्रॉन है।
ठीक है, लेकिन इतना हल्का है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात करें AMU में, तो न्यूट्रॉन का जो है एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.008। ठीक है, यानी रिलेटिव मास करें, आपेक्षिक द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, तो यूनिट में कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट AMU मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो ये होता है 1.008। क्लियर। और अगर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का होता है 1.007। ठीक है, AMU। तो आप देख सकते हैं ये दोनों भी क्या है, बराबर है, बस हल्का सा माइनर सा अंतर है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन क्या है भारी है, प्रोटॉन क्या है हल्का है, लेकिन लगभग में दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, चौथी देखिए, तो चौथे में बताया गया है कि अगर आप न्यूट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करेंगे तो शून्य आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, जैसे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए ज्ञात किया, आवेश और द्रव्यमान का मान ज्ञात किया। ठीक है, उसके लिए लंबा प्रोसेस करना पड़ा, उसके बाद उसी की सहायता से उसका द्रव्यमान ज्ञात हुआ। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आवेश शून्य है। ठीक है, आवेश शून्य है तो द्रव्यमान से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य। मैथ जानते ही आप कि संख्या 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो वैसे ही अगर Q का मान शून्य है, न्यूट्रॉन के केस में Q का मान शून्य है, यानी ये उदासीन है, तो अगर आप द्रव्यमान से भाग देंगे तो कितना आएगा, शून्य। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को जो है मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, मान याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के Q/m का मान याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए याद कर लीजिएगा, वो तो नियतांक मिल रहा था। ठीक है, कुल मिला के कैथोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो नियतांक प्राप्त हो रहा था। ठीक है, लेकिन कैनाल किरणों के लिए बार बार क्या हो रहा था, बदल रहा था। उसके लिए सिर्फ आप लोगों को हाइड्रोजन का याद करना है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो क्या था, सबसे अधिकतम था। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन के केस में क्या है, तो न्यूट्रॉन के केस में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना आता है, शून्य आता है। ठीक है, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि पूरी आवर्त सारणी में, ठीक है, या फिर कहूं कि जितने भी तत्व आज तक ज्ञात हुए हैं, सभी तत्वों में जो है न्यूट्रॉन उपस्थित है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन जो है पहला तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है, यानी उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, उसमें 1 प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन हमारी पूरी आवर्त सारणी का, यानी हमारी पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, यानी इसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता। ठीक है, तो ये रही न्यूट्रॉन की खोज। क्लियर। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाला हूं, तब तक के लिए थैंक यू।